नमस्कार, प्रणाम आप सभी का। आज दिन है शुक्रवार और सुबह के बज रहे 9। मैं अपने गांव में हूं एज यूजुअल, बहुत दिनों से गांव में हूं। और आज मेरे सोनू ठाकुर ब्लॉग वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ उपस्थित हैं आज युवा छात्र नेता चंदन ठाकुर। और इनका बड़े बड़े राजनीतिक दल के साथ में इन्होंने मिल के काम कराया, बहुत अच्छे से जिम्मेदारी का वहन कराया इन्होंने। तो आइए हम उनसे रूबरू करवाते हैं आप सभी को, और हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जो दयनीय स्थिति है बिहार में, उस पर हम एक बिहार के जो युवा छात्र नेता हैं हम उनसे बात करेंगे। तो आइए हम चंदन जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोनू ठाकुर ब्लॉग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू ठाकुर ऑफिशियल ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आपने बेबाक तरीके से हमारी उपस्थिति दर्ज कराई है, ताकि बिहार के यूथ और बिहार की समस्याओं पर हम विस्तृत जानकारी ले सके और दे सके, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। हम अपनी बातचीत को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा कंसर्न है, जो उस पे बारे में हम यदि बात करें तो आज सबसे ज़्यादा स्थिति जो खराब है बिहार की, वो शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो स्थिति है चंदन जी, उस पर आप क्या व्यक्त करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात हम करेंगे शिक्षा पे। आज शिक्षा की स्थिति खराब भी है और बहुत बेहतर भी है। खराब इसलिए है कि शिक्षा की प्राइमरी स्थिति बहुत बद से बदतर हो चुकी है, और अच्छा यूँ कहें, जो आज भी बिहार में अगर आईएएस देता है और टॉपर आईएएस देता है तो बिहार ही देता है, और आज भी आईआईटी टॉपर देता है, आज भी बैंकिंग सेक्टर का टॉपर अगर होता है तो बिहार का ही होता है। उसके बावजूद भी हम बिहार में शिक्षा व्यवस्था को खराब मानते हैं। और इसका एक कारण है, जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी की जो व्यवस्था है, क्लास से 1 से 5 और 5 से 10, ये शिक्षा व्यवस्था अगर हम सुदृढ़ करें, कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं? आज हमारे पास बिहार में तमाम गांव में कोई ऐसा गांव ना बचा हो, शायद मेरे स्मरण में नहीं है, जहां विद्यालय अच्छी व्यवस्था नहीं है विद्यालय की। सरकार ने अच्छी व्यवस्था की विद्यालय की, भवन के निर्माण कराई। कुछ शिक्षकों की कमी है जिसको कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितने शिक्षक हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, आज शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए। हमारी सोच कैसी हो गई है, जो अगर समाज में एक प्राइवेट स्कूल है और एक गवर्नमेंट स्कूल है, तो आप इस चीज़ को मानिए, जो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए हमें बीएड क्वालिफाइड होनी चाहिए, टीईटी क्वालिफाइड करके हम एक शिक्षक बनते हैं और वेल एजुकेटेड शिक्षक बनते हैं। तहाँ समाज के बच्चे अपने सब बच्चे को नहीं भेज करके एक ऐसे प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं जहाँ अनट्रेंड शिक्षक, जहाँ 4 से 5 हज़ार वाले शिक्षक पढ़ाते हैं, व्यवस्था एकदम बहुत चाक चौसी व्यवस्था देते हैं। वहाँ हम विश्वास करते हैं, ऐसी प्राइवेटाइजेशन स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और सरकारी इस विद्यालय में हम नहीं पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन की विषय है, जी इतने वेल एजुकेटेड शिक्षक होने के बावजूद भी हम प्राइमरी और हायर सेकेंडरी में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। इसकी कमी हमें समझना होगा। इसकी कमी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। चाहे हम भी एक सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, एक सरकारी विद्यालय का जो नेतृत्व होता है वो प्रधानाध्यापक जी के द्वारा होता है। कितने बजे क्लास लेंगे, उनका रूल फॉलो। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी शिक्षा व्यवस्था का जो स्थिति बद से बदतर हो गई है, एग्जामिनेशन की कोई रूल नहीं है। हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी का एग्जामिनेशन जो होता है उसकी कोई रूल नहीं है। अगर आप क्लास 5 में, क्लास 4 में फेल भी करते हैं तो इसका कोई रेगुलेशन नहीं है। क्या होता है, जो एग्ज़ाम हमारा बंधन होता है, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारे क्वालिटी को चेक करने का एक समय होता है। अगर हम क्लास 4 में पढ़ते हैं तो क्लास 4 के ही क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये रहता है, जो हम तो इसमें पास ही कर जाएंगे, 5 में हमें जाना ही जाना है। तो हम पढ़ाई पे उतनी फोकस नहीं कर पाते हैं, ना तो हमारे गार्जियन कर पाते हैं, ना हम कर पाते हैं। तो अगर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा तो मेरा मानना है, जो गवर्नमेंट की जितने प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल स्कूल है, इसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके इसकी व्यवस्था को संचालित जब तक नहीं करेंगे तब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है। और गरीब से गरीब बच्चे, इसका एक और मैं मानता हूँ, जब तक हमारे समाज के वरीय लोग, पदाधिकारीगण, राजनीतिकगण,
सामाजिकगण और बिजनेसमैन, इनके बच्चे जब तक उस प्राइवेट सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक इसकी व्यवस्था भी नहीं सुधर सकती है, जो कि गरीब लोग पढ़ते हैं और ना तो वो आवाज़ उठा पाते हैं और ना ही उनकी दूरदृष्टि इतनी बड़ी है जो बच्चे की क्वालिटी का है। हमने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, हमने जाना है, इसलिए हमें अनुभव है, इस चीज़ को हम आपके सामने रखें। बहुत अच्छा आपने विश्लेषण करा और हमें बताया कि शिक्षा और शिक्षा की क्या वाकई महत्ता होती है। और बात करें अपनी बातचीत की शैली को आगे बढ़ाते हुए, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे बिहार में खासकर अपने जो ये क्षेत्र है, इसमें पंचायती राज इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो बड़े जोर शोर से है। माफ़ी चाहूँगा, जहाँ भी जाए आप, जिस भी चौराहे पे जाए, वहाँ लोग राजनीति की बात करते हैं। एकदम से हर कोई इस समय ईमानदार, सशक्त युवा हो जाता है। अफसोस की बात यह है कि जब जो विजयी प्रत्याशी होते हैं उनसे हम सवाल या जवाब नहीं कर पाते, लेकिन सिर्फ जो कैंडिडेट सिर्फ खड़ा है उनसे ही क्वेश्चन करते हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एक जो पंचायती राज इलेक्शन का जो कैंडिडेट है उसको क्या होना चाहिए, उसका मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए। कुछ तो संकल्प लेके आदमी खड़ा होता है इलेक्शन में। तो आज की जो मानसिकता है हमारे ग्रामीण स्तर पे, जो पंचायती राज में जो ग्रामीण स्तर पे जो व्यवस्था है, जो लोगों की मानसिकता है, आप उस पर कुछ बताइए। और मतदाता मालिक जो हैं उनको आप अपने शब्दों में थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन करिए और बताइए इनको कि क्या बेहतर हो सकता है। देखिए, भारत लोकतंत्र की जननी कही जाती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अगर राष्ट्र कोई है तो वह भारत है। और भारत की संवैधानिक अंतर्गत लोकतंत्र की प्रक्रिया की सबसे छोटी इकाई पंचायती राज को कहा गया है। पंचायती राज हमारे सबसे छोटी इकाई है जो ग्रामीण परिवेश में जाकर के उसको कैसे विकास के ये संविधान में इसलिए लागू किया गया था। जो विधायक या एमपी ये सब तो एक क्षेत्र की विकास करेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र में एक पंचायती राज बनाया गया जिसके पंचायती राज के तहत मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, जिला पार्षद हो, और उससे भी छोटी इकाई होती है, पंचायती राज के भी छोटी इकाई होती है, एक वार्ड होते हैं और पंच होते हैं जो कि अपने एक छोटे से वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी की समस्या क्या है, जो भी जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं बस उनकी वर्चस्व होती है, जो हमें जीतना है, एक जीतना क्रेज बन गया है, जो हमें मुखिया बनना है, उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, जीत का डंका है। पंचायती राज की मतलब क्या है, पंचायती राज किस तरह से कार्य करती है, उसकी रूपरेखा क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, इस मैनिफेस्टो को हम पढ़ नहीं पाते हैं। आज तक जितने भी मुखिया हमारे, जितने हम अभी तक उम्र हो चुके हैं, लगभग 4-5 मुखिया को हमने बड़ी नज़दीक से देखा है बनते हुए और कार्य करते हुए, अपने गांव में भी, अलग अलग गांव में भी। तो मैनिफेस्टो नहीं है और कार्य करने की विजन नहीं है। पंचायती राज की कार्य नरेगा हो, मनरेगा हो, या फिर तालाब उड़ाहीकरण, या फिर वाटर रिसोर्स, ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिस योजना के अंतर्गत समाज को सुदृढ़ कर सके, समाज को एक रूपरेखा दे करके बांध सके। हाँ, हम पंचायती राज के तहत हम रोजगार भी पैदा करते हैं। स्वरोजगार योजना मनरेगा के तहत हम पंचायती राज में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी करते हैं, लेकिन आजकल तो उस पर बोलना भी कठिन है। माफ़ी चाहूँगा आपको बीच में रोकने के लिए। आपने मनरेगा की बात करी और अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है किसानों द्वारा, जो मनरेगा के मजदूर हैं, कि उनको काम दिया ही नहीं जाता है। आखिर जब आपने मनरेगा के अंतर्गत किसी को चयनित किया है और आप उनको काम ही नहीं देंगे तो वो अपना भला पालन पोषण किया करे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यदि आप काम नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, कि आखिर जब आप मनरेगा में लेबर को काम नहीं दिया जाता है तो पेमेंट तो उसका उठता है, तो आखिर उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पूरे बिहार में लगभग 8,700 कुछ पंचायतें हैं, और मैं एक पंचायत की बात नहीं करता हूँ, मैं आज पूरे बिहार की पंचायती राज की बात करता हूँ। जैसा कि देखा गया, बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि मेरे संपर्क में हैं, उस प्रतिनिधि के निकटतम प्रतिद्वंदी मेरे संपर्क में हैं, और जो मुझे महसूस हुआ और जो मुझे जानकारी मिली है, आजकल मनरेगा, अगर मनरेगा की सफलता की बात करें तो विफलता का एकमात्र कारण है जो बिहार में पलायन रुक जाता है। अगर मनरेगा सफल रहता बिहार में, पंचायती राज में नरेगा सफल रहता तो हमारी पलायन रुक जाती। तो ये पलायन रुकी नहीं, मतलब हम विफल हैं, सफल तो हम हैं नहीं। अब आप जो क्वेश्चन कीजिए आखिर ये पैसा उठाता कौन, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इसकी योजना की पैसा उठती है। तब देखिए, चाहे हम किसी एक जनप्रतिनिधि की बात नहीं करते हैं, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि
पंचायती राज के 2 जनप्रतिनिधि हैं जो नरेगा और मनरेगा के तहत काम कर सकते हैं, वो मुखिया और समिति होते हैं, जो पंचायत समिति जिसको कहा जाता है। अब उनके संपर्क में, अब वर्क तो किसी मजदूर से होता नहीं है, ये सारी दुनिया जानता है। वर्क जेसीबी से, ट्रैक्टरों ऐसे ऐसे यंत्र से वर्क होते हैं, लेकिन वर्क होते हैं और गवर्नमेंट पैसा मनरेगा मजदूर को ही देता है, ये भी सत्य है। पैसा किसी निजी व्यक्ति को भी नहीं मिलता है, पैसा हर एक मजदूर के खाते में मिलता है। तो यहाँ क्वेश्चन यह उठता है, जो काम जेसीबी करता है फिर मजदूर को पैसा कैसे मिल जाता है? तो जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके जुड़े हुए जितने लोग हैं, आज अगर मनरेगा पर जांच बैठे, इंक्वायरी बैठे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो 80% ऐसे मनरेगा मजदूर हैं जो क्वालिफाइड हैं, जो मजदूर हैं ही नहीं। 18 साल की महिला मजदूर नहीं, लड़की मजदूर नहीं है, 60 साल की महिला मजदूर नहीं है। और अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो आप ऐसा पाएंगे जो 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल ऐसे उम्र के युवा, ऐसी उम्र के महिला मजदूर कह करके उनके अकाउंट में पैसा आता है और यह पैसा की निकासी किया जाता है, जो पूरी तरह धांधली है और जनप्रतिनिधि के द्वारा धांधली है। सरकार इस पे अंकुश अगर नहीं लगाती है तो यह सब, ये जितने भी योजना है पूरी तरह से विफल है। बिहार में स्वास्थ्य की बात करें तो बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, बात करना चाहूँ बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो काफ़ी चिंताजनक और दयनीय है। ये तो भली भांति हम सभी जानते हैं। आज एक छोटे से छोटी चीज़ों के उपचार के लिए हमें या तो पटना या हमें दिल्ली जाना पड़ता है। अफसोस की बात यह है कि हमारे एरिया के तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर के रेंज में ऐसी कोई बड़ा अस्पताल या कोई ऐसे संस्थान नहीं है जहाँ पे समुचित इलाज हो सके। सरकार हमेशा दावा करती है कि हमने सड़क और बिजली बनाई और उसको वही मैनिफेस्टो में उनका रहता है। क्योंकि आप जो एक राज्य चलाते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें समुचित होनी चाहिए, उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खासकर हेल्थ केयर सिस्टम तो बहुत ज़्यादा उस पर लोगों का ध्यान होना चाहिए। बहुत सारा ऐसे सुनने को मिलता है कि ये बड़े हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार हुआ है, ये बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, ये ऑन पेपर है, ऑफ पेपर कुछ भी नहीं। उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अब एक छोटी सी व्यंग भी मैं करूंगा। अभी कुछ महीनों पहले जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दिल्ली अपने आँख की इलाज के लिए गए थे, तो बहुत तरह के व्यंग हुआ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग राजनीतिक दल के माध्यम से, जो बिहार में एम्स होने के बावजूद, बिहार में IGMS होने के बावजूद, पटना के PMCH होने के बावजूद मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, वो सब स्वास्थ्य व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। आज बिहार में 2500 ऐसे जगह है जो डॉक्टरों के MBBS MS के डॉक्टर जितने भी हैं उनकी जगह रिक्त है। जहां अगर बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो डॉक्टरों की अगर हम एक बैलेंस निकालते हैं तो अभी 2500 ऐसे डॉक्टर हमारे पास कमी है। हमारे पास डॉक्टर ही नहीं है। बड़े बड़े अस्पतालों जैसे एम्स, IGMS, पटना PMCH, मुजफ्फरपुर SKMCH, ऐसे तमाम जिला के जो अस्पताल है उसमें कमी है। तो जब हमारे जिला स्तर के, हमारे प्रदेश स्तर के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, और आपने अभी बात किया था ग्रामीण क्षेत्र में नहीं व्यवस्था है। देखिए, एक उपचार केंद्र के माध्यम से एक योजना बनी थी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, जो 3 से 4 पंचायत को मिला करके एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना, जो प्रायः बहुत जगह बना भी था, कुछ दिन संचालित हुआ। डॉक्टरों, नर्स, दवा, इस सभी के कारण, सुविधा के कारण वो पूरी तरह खंडर में तब्दील हो गया। और कुछ सरकारें आए, उन्होंने कहा ये सरकार ये किया, 15 साल पहले ये हुआ, 15-20 साल से लगभग जदयू भी BJP के साथ सरकार में है। तो हमें नहीं लगता है इन्होंने भी स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में कुछ सोचा होगा। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अगर अच्छा होता तो शायद आप हमसे प्रश्न ही नहीं करते। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम नहीं हुआ है और इस पे काम करने की आवश्यकता है। और मैं जो कहा, जो उप स्वास्थ्य केंद्र 3 से 4 पंचायत में अगर पंचायत पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र बने, उस उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत सभी जांच हो, डॉक्टरों की व्यवस्था हो, दवा की व्यवस्था हो, तो हम मानते हैं कि एक टैबलेट, बुखार की टैबलेट से लेकर के और बड़े ऑपरेशन तक हमारे गरीब भाइयों को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ सकता है। और ये सारी चीज़ हमारी व्यवस्था है, केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम गड़बड़ है, जिसके कारण हम संचालित नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे यूथ, हमारे एजुकेटेड पर्सन पॉलिटिक्स में आएंगे, हम आग्रह करते हैं 12 करोड़ जनता को बिहार के, जो आप पॉलिटिक्स में यूथ को लाइए और यूथ आने की ज़रूरत है। और ये 21वीं सदी की सोच चाहिए हमें 20वीं सदी की सोच नहीं चाहिए। हमें 21वीं सदी की सोच के साथ पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना है और
राष्ट्र लोकतांत्रिक देश राष्ट्र है, ये लोकतंत्र के द्वारा ही हम चुन के आएंगे, इसलिए हमें लोकतंत्र की प्रक्रिया में भी जाकर के चुनाव लड़ के जीत के आना होगा। और यूथ एकत्रित होकर के इस सारी समस्या को समाधान हम लोग कर सकते हैं। सारी ब्लूप्रिंट है, हम लोग कर सकते हैं। हम किसी को गाली दिए बगैर, किसी की आलोचना किए बगैर हम यह कार्य को कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि युवा जब संगठित हो जाएं, तो ये तो परंपरा ही है आखिर कि जब बिगुल फूका जाता है क्रांति की, तो क्रांति तो जरूर होती है। चाहे वो जयप्रकाश नारायण के समय की बात करें, चाहे ऐसे बहुत सारे तमाम लोगों हैं, चाहे एक क्रांति की बात करें तो शहीद आजम भगत सिंह का नाम भी एक महान क्रांतिकारी के रूप में लिया जाता है। उन्होंने क्रांति, एक ऐसी क्रांति ला दी आज़ादी के प्रति कि आज़ादी आनी चाहिए। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है लोगों में और ख़ासकर युवाओं में, उन्हें राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनमें वो शरीक नहीं होना चाहते। और ये जेन्युइन भी है कहीं हद तक। उन्हें ऐसा भी, आप हमसे पूछेंगे हमें भी ऐसा ही लगेगा कि किसी राजनीतिक पार्टी में इस वक्त जाकर शरीक होना, क्योंकि राजनीतिक पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं और आप सारे लोगों का, जब आप किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो उसके विचार से आप जुड़ जाते हैं, उनकी भावनाओं से आप जुड़ जाते हैं। तो उसमें आप युवाओं का ये अक्सर मानना है कि राजनीति में जाना एक बेहद मूर्खतापन से भरा हुआ है। लोगों का ये मानसिकता है। आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, बात सही है। हमने भी कई राजनीतिक दल में काम किया है, प्रदेश लेवल पे काम किया है। बहुत सारे हमारे मित्र सोशल मीडिया पे ये भी लिखते हैं कि ये लोग कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में जाते हैं। इस पार्टी और इस पार्टी जाने का मुख्य यही कारण है, जो प्रश्न आपने किया है, मेरा भी प्रश्न यही है। हम किसी के विचार को ढोना नहीं चाहते हैं। हम बिहार के यूथ को लेकर के बिहार के डेवलपमेंट पे बात करना चाहते हैं। हमें डेवलपमेंट चाहिए। हमें धर्म की राजनीति नहीं करना है, हमें जाति की राजनीति नहीं करना है। हमें टोटल रेवोल्यूशन, जो हमारे आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी ने लाया था, टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति की व्यवस्था हमें करना है। उस टाइम में भी संपूर्ण क्रांति में आज के जितने भी हमारे कुछ वर्तमान में हैं हमारे राजनीतिक राजनेता, कुछ नहीं भी रहे, जैसे रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, सुशील कुमार मोदी हो, लालू यादव हो, ये सब संपूर्ण क्रांति के उपज थे। ये यूथ में काम किए। समाज ने इनको राजनीति में आने का अवसर दिया, लेकिन समाज ने इनको राजनीति में आने का अवसर दिया तो इन्होंने लंबा समय तक इनको अवसर दे दिया, और उस बीच का जो यूथ था, उस बीच के यूथ को इन्होंने इग्नोर कर दिया समाज। तो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक सदी में 5 साल 10 साल पे ऐसा रिवोल्यूशन आए, ऐसा संपूर्ण क्रांति, ये क्रांति मैं दूसरे जयप्रकाश नहीं चाहता हूं बिहार में, भारत में ऐसा क्रांति नहीं हो। यह क्रांति कहीं ना कहीं हमारे हास्य के भी कारण है। हम क्रांति नहीं होने दें, इसके लिए हमें पॉजिटिविटी रूप से समाज के सभी यूथ को बुला करके, आज समाज राजनीति में यूथ राजनीति में आना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि राजनीति एक ऐसे दलदल हो चुका है, यहाँ पूंजीपतियों की शासन चलती है, यहाँ धर्म और जाति की शासन चलती है। तो धर्म और राजनीति और धर्म राजनीति और यूथ के इस महापर्व में जो कहा जाए तो दुर्भाग्य की बात है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आज इकोनॉमिकल वेस्ट पॉलिटिक्स हो गया है। पॉलिटिक्स बेस्ड इकोनॉमिक नहीं हुआ है, इकोनॉमिक्स बेस्ड पॉलिटिक्स हो गया है। जो पैसे वाले के बच्चे ही विधायक बन पाएंगे, मंत्री। मैं चुनाव भी लड़ता हूं और लड़ाया भी हूं, हमारे कई साथी चुनाव लड़े हैं, और पैसे ना खर्च करने के कारण जमानत तक नहीं बच पाया है चुनावी प्रक्रिया में। जो इंजीनियर हैं, अच्छे IIT से इंजीनियर करके आए हैं, NIT से करके आए हैं, स्टेट लेवल से इंजीनियर हैं, अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, और वो अपनी जवानत तक नहीं चुनावी प्रक्रिया में बचा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें समाज को सोचना होगा, जो ऐसे यूथ को हम पॉलिटिक्स में भेजें। जाति के उन्माद में हम अगर बात करें, यूथ आया तो सही, कई यूथ बिहार में, बिहार के मंत्रालय में 1-2 यूथ हैं, लेकिन वो आज तक भी, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जाति के उन्माद में है। तो राजनीति किसी जाति के अंतर्गत नहीं आता है। कोई एक मंत्रालय किसी जाति का मंत्रालय नहीं है, वो पूरे बिहार की मंत्रालय है, और वो मंत्री पूरे बिहार के मंत्री हैं। तो हम ऐसे युवा को लाते हैं जो जाति के आड़ में है, धर्म के आड़ में, विकास के आड़ में कोई ऐसा यूथ को हम नहीं ला पा रहे हैं, और यह दुर्भाग्य है। और सभी यूथ को एकत्रित होकर के हमें आना, समाधान ढूंढना है। समस्या पे नहीं जाना है, हमें समाधान पे जाना है। और समाधान यही है कि बिहार, जैसे भारत सबसे बड़ा यूथ का राष्ट्र है, उस तरह से बिहार सबसे ज़्यादा 60% युवा अगर है तो बिहार में है। बिहार की 12 करोड़ आबादी में 60% युवा हैं, जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े संस्थान में एजुकेटेड हैं, शिक्षा में हैं, स्वास्थ्य में हैं, रोजगार में हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हमारे बिंदेश्वरी पाठक बिहार के हैं, पूरे सुलभ इंटरनेशनल हैं। क्या वो बिहार के नहीं हैं? तो हम चाहते हैं जो बिजनेसमैन भी बिहार में आए, यूथ भी आए, और अच्छी IAS जो है
अभी विकास वैभव जी हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, मैं सराहना करता हूं उनका। उन्होंने यूथ के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, बिहार को डेवलपमेंट के लिए उन्होंने आगे बढ़ा। ऐसे आईएएस भी आए और हम लोगों को गाइड करें, गाइड करके एक नई राजनीति की हम विचारधारा को ला करके बिहार को डेवलपमेंट के ओर लाना। सभी यूथ को बुला करके आज समाज राजनीति में यूथ राजनीति में आना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि राजनीति एक ऐसे दलदल हो चुका है, यहाँ पूंजीपतियों की शासन चलती है, यहाँ धर्म और जाति की शासन चलती है। तो धर्म और राजनीति और धर्म राजनीति और यूथ के इस महापर्व में जो कहा जाए तो दुर्भाग्य की बात है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आज इकोनॉमिकल वेस्ट पॉलिटिक्स हो गया है। पॉलिटिक्स बेस्ड इकोनॉमिक नहीं हुआ है, इकोनॉमिक्स बेस्ड पॉलिटिक्स हो गया है। जो पैसे वाले के बच्चे ही विधायक बन पाएंगे, मंत्री। मैं चुनाव भी लड़ता हूं और लड़ाया भी हूं, हमारे कई साथी चुनाव लड़े हैं और पैसे ना खर्च करने के कारण जमानत तक नहीं बच पाया है चुनावी प्रक्रिया में। जो इंजीनियर हैं, अच्छे आईआईटी से इंजीनियर करके आए हैं, एनआईटी से करके आए हैं, स्टेट लेवल से इंजीनियर हैं, अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, और वो अपनी जमानत तक नहीं चुनावी प्रक्रिया में बचा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें समाज को सोचना होगा, जो ऐसे यूथ को हम पॉलिटिक्स में भेजें। जाति के उन्माद में हम अगर बात करें, यूथ आया तो सही कई यूथ बिहार के मंत्रालय में 1-2 यूथ हैं, लेकिन वो आज तक भी, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जाति के उन्माद में है। तो राजनीति किसी जाति के अंतर्गत नहीं आता है, कोई एक मंत्रालय किसी जाति का मंत्रालय नहीं है, वो पूरे बिहार की मंत्रालय है और वो मंत्री पूरे बिहार के मंत्री हैं। तो हम ऐसे युवा को लाते हैं जो जाति के आड़ में है, धर्म के आड़ में, विकास के आड़ में कोई ऐसा यूथ को हम नहीं ला पा रहे हैं, और यह दुर्भाग्य है। और सभी यूथ को एकत्रित होकर के हमें आना, समाधान ढूंढना है, समस्या पे नहीं जाना है, हमें समाधान पे जाना है। और समाधान यही है कि बिहार जैसे भारत सबसे बड़ा यूथ का राष्ट्र है, उस तरह से बिहार सबसे ज़्यादा 60% युवा अगर है तो बिहार में है। बिहार की 12 करोड़ आबादी में 60% युवा हैं, जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े संस्थान में एजुकेटेड हैं, शिक्षा में हैं, स्वास्थ्य में हैं, रोजगार में हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हमारे बिंदेश्वरी पाठक बिहार के हैं, पूरे सुलभ इंटरनेशनल हैं, क्या वो बिहार के नहीं हैं? तो हम चाहते हैं जो बिजनेसमैन भी बिहार में आए, यूथ भी आए, और अच्छी आईएएस जो है, अभी विकास वैभव जी हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, मैं सराहना करता हूं उनका। उन्होंने यूथ के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, बिहार को डेवलपमेंट के लिए उन्होंने आगे बढ़ा। ऐसे आईएएस भी आए और हम लोगों को गाइड करें, गाइड करके एक नई राजनीति की हम विचारधारा को ला करके बिहार को डेवलपमेंट के ओर लाना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा आपका, आपने काफ़ी अच्छा इस पे विश्लेषण करा। अंत में हम अपनी इस बातचीत को ख़त्म करने से पहले एक क्वेश्चन मेरे जहन में फिर भी घूम रहा है कि आपने कुछ देर पहले बात करी थी कि बिहार से पलायन, ये कहा जाए तो हमारे लिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती है। आप यकीन मानिए, मैं भी बिहार से हूँ और हमें भी बहुत बुरा लगता है जब हमें अपने राज्य से बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए। हमारी सरकार ये दावा करती है कि हम इतने लाख युवाओं को रोजगार देंगे हम चुनाव से पहले, लेकिन जब वो चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा होता है, स्टार प्रचारक जब आते हैं, तो वो अक्सर ऐसा दावा करते हैं कि हम इतने लाख युवाओं को रोजगार देंगे, इतने करोड़ों एंटरप्रेन्योरशिप को देंगे हम बढ़ावा। इतने हमें हमेशा न्यूज़पेपर अखबारों में ये सुनने को मिलता है, आज गवर्नमेंट ने किसानों के लिए इतने लाख करोड़ का पैकेज दिया है। लेकिन जब धरातल पे आते हैं और जब हम उसकी प्रक्रिया तहकीकात शुरू करते हैं कि आखिर उसका लाभ कैसे उठाया जाए, एक किसान, एक छात्र, एक युवा के रूप में, तो पता चलता है वो सारे जितने भी अभियान चल रहे थे और जितने भी प्रक्रिया है वो सब पेपर पे है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। उसके बारे में बताइए कि राजनीति में रोजगार को कैसे हनन कर दिया है, जबकि रोजगार कुछ बचा ही नहीं है यहाँ। देखिए, बिहार रोजगार की जननी कही जाती थी, एक समय था, और बिहार में करीब 26 चीनी मिल थे जो कि कृषि से आधारित थे। किसान डायरेक्ट इन्वॉल्व होते थे और किसान की खेती की डायरेक्ट बिजनेस में तब्दील होता था। तो लगभग 26 से 27 चीनी मिल, पेपर मिल थे, 3-4 पेपर मिल थे, जिसमें अशोक पेपर मिल हो गया, रेयान का पेपर मिल हो गया। डालमिया नगर एक इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसके अंतर्गत लगभग 40 इंडस्ट्री उसके अंदर थे। एक डालमिया नगर है, गांव है, और शहर के नाम ही डालमिया नगर है। उसके अंदर कई सारे चीनी मिल थे, पेपर मिल थे, सीमेंट की फैक्ट्री थे, बहुत सारे फैक्ट्री, वो भी सारे बंद हो गए। और बिहार में करीब 100 से अधिक इंडस्ट्री थी,
80 के दशक से लेकर के 100 से अधिक आज़ादी के बाद से लेकर के लगातार इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्य हुआ और कहीं ना कहीं 90 के बाद हमारी इंडस्ट्री हाशिए पे जाने लगी। तो 90 के बाद जो सरकार आया, हमने कहा वहाँ लूट खसोट है, वो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। 90 के बाद भी 2005 में फिर सरकार बदली, एक क्रांति हुई, सरकार बदल गई, नई सरकार आई। उनके सरकार में भी लगभग 16 ऐसे चीनी मिल चल रहे थे और अभी हम अगर देखेंगे तो 3 से 4 चीनी मिल चल रही है। और वर्तमान में 1 साल पहले मैं रीगा चीनी मिल के लिए आंदोलन भी किया था, पदयात्रा भी सीतामढ़ी से किया था, जो अभी 1 साल पहले वह चीनी मिल बंद हुआ है। चीनी मिल, रीगा चीनी मिल चल रही थी, बंद हो गया। तो बिहार के तमाम ऐसे, जैसे मुजफ्फरपुर जिला के बाटा की फैक्ट्री थी मुजफ्फरपुर में, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री, बियाड़ा कंपनी था मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर बिहार का सबसे इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता था और आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी जब उद्योग मंत्री बने थे तो बिहार को बहुत सारे सौगात दिया था, जैसे कि कांटी थर्मल पावर हो। आज दुर्भाग्य की बात है जो हमारे कांटी थर्मल पावर भी बंद होने के कगार पर है, उसे भी बंद किया जा रहा है, जैसा कि सुनने, ये हम राष्ट्र पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि सुनने को मिला है। तो लगातार हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो जब हमारी इंडस्ट्री, हमारा इंडस्ट्री क्या था, हम पूरे बिहार कृषि पे आधारित इंडस्ट्री चलाते। चीनी मिल कृषि से चलता था, गन्ने से चलता था, किसान खेत में गन्ने उगाते थे, जो कि गन्ने नगदी फसल कहा जाता है। कृषि के क्षेत्र में गन्ना नगदी फसल है, किसान उगाता है और नगदी पैसा मिलता है। नगदी फसल उसको कहते हैं जो डायरेक्ट किसान खेत से काटे और डायरेक्ट कंपनी को दे दे, तो वो डायरेक्ट नगदी फसल होता था किसानों के लिए। गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी देती थी, सारी व्यवस्था था वो सारी खत्म हो गया। और अगर रोजगार, इससे लगातार रोजगार की हाशिया होती चलेगी, जैसे जैसे कंपनी बढ़ता चला गया। 2005 के बाद अधिक पलायन बढ़ता चला गया और जो किसान थे वो खेतहर मजदूर बन गए उनके पास। और खेतहर मजदूर बनने का एक और कारण था, जो बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो गया। और कहाँ कहाँ, उत्तर बिहार के 18 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं और दक्षिण बिहार के 20 ऐसे जिले जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और जॉर्ज फर्नांडिस जी ने एक योजना बनाई थी, नदी जोड़ो परियोजना था। वो नदी जोड़ो परियोजना का यही उद्देश्य था, जो पहले तो अभी देखते होंगे अगर आप जाते हो बागमती, कोसी, गंडक, इसकी उड़ाहीकरण नहीं हो रही है। उसकी गाद इतनी भरी हुई है जो सड़क से 2 से 3 फीट गहराई पर वो नदी है। अगर 5 फीट पानी आ जाए तो सड़क पे 2 फीट पानी आ जाता है। तो नदी उड़ाहीकरण की व्यवस्था की गई थी, जिसकी पैसा प्रत्येक वर्ष निकलता है। मैं तो सरकार में भी नहीं हूँ और आरटीआई के तहत आज समाज के किसी भी एक व्यक्ति इस चीज़ की जानकारी ले सकता है और ये पूरी पारदर्शिता है, आप ले सकते हैं। और नदी उड़ाहीकरण नहीं हुआ, जिसके कारण नदी जोड़ो परियोजना, जो कि नहर से तालाब को, नहर से नदी को महानदी से जोड़ना था, तो पानी जो था रिसाइकल होता और पानी लेवल भी कमता है। और दक्षिण भारत, उत्तर बिहार के पानी को दक्षिण बिहार भेजना था, ताकि बाढ़ की समस्या भी खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्तर तक उसको रोका जा सकता है। तो हमारी कृषि इस पे बहुत सारे प्रभावित हुए। और उत्तर, सबसे ज़्यादा पलायन आप अगर देखेंगे तो उत्तर बिहार के बहुत सारी पलायन व्यवस्था है, यहाँ के ही मजदूर पलायन किए, क्योंकि यहाँ बाढ़ आ जाता है 4 महीना, ना कोई इंडस्ट्री चल सकती है, ना कोई कृषि चल सकता है। तो हम चाहते हैं जो अगर इस पर कार्य हो तो हम जो नदी जोड़ो परियोजना के तहत पानी को हम कुछ हद तक पानी रोक सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जो बहुत नीचे स्तर तक पानी है, तो उसके लिए मखाने की खेती होता है, सिंघाड़े की खेती होता है, मछली उत्पादन होते हैं। तो हम आपदा में अवसर ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी विजन होनी चाहिए। आज तक जितनी भी सरकार आए, इसके पास रोजगार की कोई विजन ही नहीं है, बिहार की डेवलपमेंट कोई विजन नहीं है। सरकार बनाना केवल मात्र उद्देश्य होता है और केवल सरकार चलाना उद्देश्य होता है, चाहे जाति के नाम पर हो, धर्म के उन्माद में हो, यह केवल सरकार चलाती है। इसके पास कोई डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातचीत हमारे इस चैनल के माध्यम से आपकी हुई। बस अपनी बातचीत को यहीं ख़त्म करते हुए आपसे बस ये कहना चाहूँगा, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं आपके व्यूअर को कहना चाहूँगा, यह सोनू ठाकुर ब्लॉग ने आज बिहार की यूथ के साथ साथ बिहार की समस्याओं को समाज तक लाने की जो इन्होंने बहुत जिम्मेदारी उठाया है, तो यह यूट्यूब चैनल को, सोनू ठाकुर ब्लॉग को अधिक से अधिक शेयर करें और इस पर क्या त्रुटि है इस पर कमेंट करके भी बताएं। जो हमारी विभाग में और कहीं कमी रह गई हो तो हम भी इस पर गहन अध्ययन करेंगे और आपकी बातों को भी रखेंगे और इतने बढ़ाइए ताकि पूरे 12 करोड़ नहीं, पूरे 135 करोड़, 1,35,000 जो हमारी जनसंख्या है, 125 करोड़, 130 करोड़, वहाँ तक यह वीडियो जानी चाहिए और सभी यूथ को समझ में आनी चाहिए कि आज हमारी राजनीति में क्या हादसा हो गई है और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम।